दोस्तों, आप जब भी इंडिया के नॉर्थ से साउथ में ट्रैवल करते हैं या ईस्ट से वेस्ट में, तो आपको बर्फ से ढके पहाड़, खुले हरे-भरे मैदान, गर्म रेगिस्तान, खूबसूरत समुद्र और घने जंगल देखने मिलेंगे। हमारा भारत देश विभिन्न संस्कृतियों और रिवाजों का एक अनोखा संगम है और हर कदम पर यहाँ की भूमि, खाना, कपड़ा और बोली अलग हो जाती है, जो भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दर्शाता है। अगर हम भारत की भूमि की बात करें, तो यहाँ पर हमें बहुत बदलाव देखने मिलते हैं। भारत के फिजिकल फीचर्स की हम बात करें, तो हमें नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन्स देखने मिलेंगे और जस्ट इनके नीचे हमें द नदर्न इंडियन प्लेन्स देखने मिलते हैं। और हम अगर साउथ की बात करें, तो हमें पेनिनसुलर प्लेट्यू देखने मिलता है, जो कि पूरी दुनिया के सबसे एंशिएंट लैंडफॉर्म में से एक है। इंडिया के वेस्ट साइड में आपको द इंडियन डेजर्ट देखने मिलेगा, जिसे हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ इंडिया में आपको कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स भी मिलेंगे। इस सब की इन्फॉर्मेशन हमें जियोलॉजी की स्टडी के थ्रू मिलती है। जियोलॉजी का सिंपल डेफिनेशन अगर मैं कहूँ, तो ये एक साइंस है जो कि धरती पर पाए जाने वाले पत्थरों के जरिए अर्थ और यहाँ के लाइफ फॉर्म्स को स्टडी करती है। तो आइए अब इन सभी को हम डिटेल में पढ़ते हैं। द हिमालयन माउंटेन्स। पहली ज़रूरी बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए दोस्तों, वो ये है कि हिमालयाज़ और हिमालयन माउंटेन सिस्टम, ये दोनों ही अलग चीज़ है। हिमालयाज़ जो कि हिमालयन माउंटेन सिस्टम के 3 पार्ट में से एक पार्ट है। वो एक यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, जो हमें इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर बनाते हुए दिखते हैं। ये माउंटेन्स वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में इंडस नदी से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी तक फैले हुए हैं। ये माउंटेन्स दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे कठिन माउंटेन रेंजेस में से एक है और हमें ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नदर्न पार्ट पर एक आर्क बनाते हुए दिखते हैं, जिनका डिस्टेंस 2400 किलोमीटर है और इनकी विड्थ कश्मीर में 400 किलोमीटर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जाते जाते 150 किलोमीटर हो जाती है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के हिसाब से हमें हिमालयन माउंटेन्स के अंदर हमें 3 रेंजेस देखने मिलती हैं, जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। और दोस्तों, इन्हीं माउंटेन रेंजेस के बीच में हमें बहुत सारी वैलीज देखने मिलती हैं। तो आइए अब इन 3 रेंजेस को हम अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट, द ग्रेटर हिमालयाज़। द ग्रेटर हिमालयाज़ पूरे हिमालयाज़ की माउंटेन रेंजेस में से सबसे कंटिन्यूअस और सबसे हाई एल्टीट्यूड वाली माउंटेन रेंज है, जिसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर्स है। ये रेंज के माउंटेन्स असिमेट्रिकल फॉर्म में है और ग्रेटर हिमालयाज़ को हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इसी हिमाद्री रेंज में हमें हिमालयाज़ के सबसे हाइटेड माउंटेन्स देखने मिलते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया के सबसे हाईएस्ट पीक है, और इसके अलावा माउंट कंचनजंगा, माउंट धौलागिरी भी हाईएस्ट माउंटेन्स में से हैं। ग्रेट हिमालयाज़ पूरे साल बर्फ से ढके हुए रहते हैं और यहाँ पर हमें बहुत सारे ग्लेशियर्स देखने मिलेंगे और ग्रेटर हिमालयाज़ के कोर में हमें ग्रेनाइट मिलेगा। अगर हम ग्रेटर हिमालयाज़ के साउथ में जाएं, तो हमें लेसर हिमालयाज़ देखने मिलते हैं, जिन्हें हम हिमाचल हिमालयाज़ के नाम से भी जानते हैं। ये रेंज ग्रेट हिमालयाज़ और शिवालिक रेंज के बीच में लाई करती है, जिसकी एवरेज हाइट 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर्स तक जाती है और इनकी एवरेज विड्थ 15 किलोमीटर तक है। हिमाचल हिमालयाज़ का एरिया नेपाल, भूटान और इंडिया के स्टेट जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और यूनियन टेरिटरीज जैसे कश्मीर और लद्दाख से होकर गुजरता है। लेसर हिमालयाज़ बहुत सारी वैलीज़ के लिए फेमस है, जैसे कि कुल्लू वैली, कश्मीर और कांगड़ा, जो कि हिमाचल प्रदेश में लाई करती है। और लेसर हिमालयाज़ में हमें बहुत सारे हिल स्टेशंस भी देखने मिलते हैं, जैसे कि शिमला, रानीखेत, दार्जिलिंग, नैनीताल, एक्सेट्रा। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं शिवालिक रेंज की, जिन्हें हम आउटर हिमालयाज़ भी कहते हैं। ये माउंटेन रेंज हिमालय के सबसे साउथ पार्ट में लाई करती हैं और ये लगभग 2400 किलोमीटर की एक कंटिन्यूअस चेन फॉर्म करती हैं। इनकी एवरेज विड्थ 10 से लेकर 15 किलोमीटर तक है और इनका एल्टीट्यूड लगभग 900 मीटर से लेके 1100 मीटर तक होता है। ये माउंटेन रेंजेस रिवर्स द्वारा लाए गए अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स से बनी हुई हैं और ग्रेटर हिमालयाज़ और शिवालिक हिमालयाज़ के बीच में हमें लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने मिलेंगी, जो कि ग्रेवल और एल्यूमिनियम से भरी हुई हैं, जिन्हें हम दुन के नाम से भी जानते हैं। और
कुछ फेमस वैलीज की अगर हम बात करें तो वो है देहरादून, पटलीदुन और कोटलीदुन। तो दोस्तों, लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स के अलावा हम हिमालयाज़ को रीजनल वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं, और ये डिविजन्स हम रिवर्स द्वारा बनाए गए वैलीज से करते हैं। जैसे कि इंडस और सतलज नदी के बीच में लाई करने वाले हिमालयाज़ को हम पंजाब हिमालयाज़ कहते हैं, और सिमिलरली सतलज और काली रिवर्स के बीच के माउंटेन्स को हम कुमाऊं हिमालयाज़ कहते हैं। काली और तीस्ता रिवर्स के बीच में आने वाले माउंटेन्स को हम नेपाल हिमालयाज़ कहते हैं, और तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में आने वाले हिमालयाज़ को हम आसाम हिमालयाज़ कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालयाज़ के ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है, और उसके आगे दिहांग गॉर्ज से जो हिमालयाज़ हैं वो एकदम शार्पली साउथ की तरफ बेंड करते हैं और इंडिया के ईस्टर्न बाउंड्री पर पूरी तरह से स्प्रेड हो जाते हैं, और इन्हें ही हम पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स भी कहते हैं। ये हिल्स एंड माउंटेन्स मोस्टली सैंडस्टोन्स और सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं, और ये सभी घने जंगलों से घिरे हुए हैं। एग्जाम्पल पटकाई हिल्स, नागा, मणिपुर एंड मीजो हिल्स। तो दोस्तों, हिमालयस को समझने के बाद आइए अब हम ये समझते हैं कि कैसे हिमालयस से बहती हुई नदियों की वजह से इंडिया के नॉर्थ पार्ट में हमें एक प्लेन एरिया बनता हुआ दिखता है, जिसे हम द नर्दर्न प्लेन कहते हैं। ये एरिया मेनली तीन बड़ी नदियों जो कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र की वजह से बना है, जिसमें हमें हाईली फर्टाइल सॉइल यानी कि उपजाऊ मिट्टी मिलती है। तो दोस्तों, ये एरिया को बनने में लाखों साल लगे हैं, और ये एरिया लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये प्लेन एरिया 2400 किलोमीटर लॉन्ग और लगभग 240 से 320 किलोमीटर ब्रॉड है, और यहाँ पर रिच सॉइल और फेवरेबल क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बहुत अच्छे से होती हैं, और इन सभी कारणों की वजह से ये एरिया एकदम डेंसली पॉपुलेटेड है। तो दोस्तों, आइए अब हम एक डायग्राम की मदद से ये नदन प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है ये समझते हैं। जब रिवर्स हिमालय के माउंटेन से होकर गुजरती हैं तो वो अपने साथ कई बड़े बड़े पत्थरों को इरोड करके अपने साथ लेकर आती हैं, और जैसे ही नदी पहाड़ से नीचे उतरती है तो वहां पर वो बड़े बड़े पत्थरों को डिपॉजिट कर देती है, जिसके वजह से हमें भाबर रीजन बनता हुआ दिखता है। ये भाबर रीजन लगभग 8 से लेके 16 किलोमीटर की एक बेल्ट बना देता है, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नदी ऑलमोस्ट गायब हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे यही बड़े पत्थरों को इरोड करके नदी अपने साथ छोटे छोटे पत्थरों को आगे लेकर जाती है, और वहाँ पर फिर से हमें नदी सरफेस पर देखने मिलती है, जिसके वजह से हमें तेराई रीजन बनता हुआ दिखता है। तेराई रीजन एकदम गीला, कीचड़ से भरा हुआ इलाका होता है, जिसमें हमें घने जंगल देखने मिलते हैं, और साथ ही साथ तरह तरह के जानवर भी वहाँ पाए जाते हैं। आगे चलकर नदी जो नए नए पत्थरों को तोड़कर मिट्टी में कन्वर्ट होती है, और इन्हें अपने किनारों पर जमा करते जाती है। धीरे धीरे कर कर यही मिट्टी नदी के किनारों से दूर हो जाती है, और आगे चलकर ये एक टेरेस जैसे एरिया बना देती है, जिसे हम भांगर रीजन कहते हैं, जिसमें हमें कंकर देखने मिलता है। कुछ जगहों पर ये नदी के डिपोजिशन एक्टिविटी की वजह से हमें रिवरेन आइलैंड्स बनते हुए दिखते हैं, जैसे कि आसाम के मजूली आइलैंड जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के वजह से बना हुआ है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा इनहेबिटेड रिवरेन आइलैंड्स है। और दोस्तों, हमें एक और ज़रूरी बात याद रखनी होगी कि ये प्लेन्स 3 सेक्शंस में डिवाइड है। पंजाब प्लेन्स जो कि इंडस नदी से बना हुआ है, और गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। नदन प्लेन्स को समझने के बाद आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू को। पेनिनसुलर प्लेट्यू को समझने के लिए हमें पेनिनसुला और प्लेट्यू ये दोनों ही शब्दों को अच्छे से समझना होगा। पेनिनसुला एक ऐसा लैंडफॉर्म होता है जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ होता है, और उसके एक साइड में लैंड होती है। और प्लेट्यू एक ऐसा लैंडफॉर्म है जो कि एक टेबल लैंड जैसे फिजिकल फीचर्स रिप्रेजेंट करता है, और आप इस पिक्चर के जरिए देख सकते हैं कि ये लैंडफॉर्म एक टेबल की तरह नॉर्मल जमीन के लेवल से ऊपर उठा हुआ है। और जैसा कि आप ये मैप में देख सकते हैं कि इंडिया 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, और इंडिया के नॉर्थ साइड पर लैंड है। इसलिए हम इस पर्टिकुलर लैंडफॉर्म को पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। ये प्लेट्यू ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, और ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट लैंड मासेस में से एक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा डेक्कन प्लेट्यू।
तो अगर हम सेंट्रल हाईलैंड की बात करें, तो सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा रिवर के नॉर्थ साइड में सिचुएटेड है और ये मालवा प्लेट्यू का मेजर हिस्सा कवर करता है। और हमें पेनिनसुलर प्लेट्यूज में वैलीज और हिल्स भी देखने मिलती हैं, जैसे कि साउथ में विंध्यन रेंज है और सतपुरा रेंज, और नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंज। सेंट्रल हाईलैंड्स अगर हम वेस्ट साइड में देखें तो हमें वाइडर दिखेगा और ईस्ट साइड की तरफ ये धीरे धीरे नैरो होते जाता है। यहाँ पर हमें चंबल, सिंध, बेटवा, केन जैसी नदियों भी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करते दिखेंगी, जो कि हमें सेंट्रल हाईलैंड्स के स्लोप का अंदाज़ा देता है। अगर हम सेंट्रल हाईलैंड्स के वेस्ट एक्सटेंशन की बात करें, तो वो आगे जाकर राजस्थान के पथरीले रेगिस्तान में मिल जाता है, और ईस्ट साइड की बात करें तो वो आगे चलकर बुंदेलखंड, बागेलखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिल जाता है। और दोस्तों, अगर अब हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करें, तो वो एक ट्रायंगुलर लैंडमास है जो कि नर्मदा रिवर के साउथ में लाई करता है, जिसके नॉर्थ साइड में सतपुरा रेंज है और ईस्ट साइड में महादेव, तैमूर और मैकाल रेंज है। डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट साइड की हाइट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्ट, हालांकि ये हमें नॉर्थ ईस्ट साइड में आसाम तक एक्सटेंड होते दिखते हैं। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट में इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस की बात करें, तो वो है गैरो, खासी और जैंतिया हिल्स, जो कि हमें आसाम में देखने मिलते हैं। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न और ईस्टर्न बाउंड्री को मार्क करता है। अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें, तो वो नॉर्थ में तापी रिवर से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के पैरेलल रन करता है। इनकी एवरेज विड्थ 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक है और ज़्यादातर पेनिनसुलर रिवर का ओरिजिन वेस्टर्न घाट से होता है। ये एक लॉन्ग कंटिन्यूस रेंज है जिसे हम सिर्फ कुछ पासेस के जरिए इन्हें हम क्रॉस कर सकते हैं। इनकी एवरेज हाइट 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर तक होती है और ये वेस्टर्न घाट्स को हम महाराष्ट्र के लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं, और कर्नाटका में इन्हें हम नीलगिरी, और केरला में हम इन्हें अन्नमलाई और कार्डमम हिल्स के नाम से भी जानते हैं। वेस्टर्न घाट्स में हमें बहुत सारे पहाड़ भी देखने मिलते हैं, जिनमें से एक हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी। और दोस्तों, अगर हम ईस्टर्न घाट्स की बात करें, तो ये नॉर्थ में महानदी वैली से लेकर साउथ में नीलगिरी तक इंडिया के ईस्ट कोस्ट लाइन के पैरेलल रन करते हैं। इनकी एवरेज विड्थ 100 से 200 किलोमीटर्स के बीच में होती है और ईस्टर्न घाट एक डिसकंटिन्यूअस और छोटे पहाड़ों के लिए जाने जाती है, जिनकी एवरेज हाइट 600 मीटर तक होती है। शेवरा हिल्स, जावड़ी हिल्स हमें ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्ट पार्ट में देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ओवरऑल हमें पेनिनसुलर प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल देखने मिलती है, जो कि वॉल्केनिक इरप्शन के कारण यहाँ पर आई है। इसलिए यहाँ पर हमें मोस्टली इग्नियस रॉक देखने मिलते हैं। और दोस्तों, इन्हीं पेनिनसुलर प्लेट्यू के एक्सट्रीम वेस्ट और ईस्ट साइड में हमें कोस्टल प्लेन्स देखने मिलेंगे, जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर हम पर्टिकुलरली वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें, तो वो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में लाई करती है और इन्हें हम 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, मेनली कोंकण, कन्नड़ और मलाबार कोस्ट में। और अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें, तो ये बे ऑफ बंगाल से बाउंड्री शेयर करती हैं, जिसके नॉर्थ पार्ट को हम नदन सरकार कहते हैं और सदर्न पार्ट को हम कोरामंडल कोस्ट कहते हैं। बड़ी-बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने के पहले अपने-अपने डेल्टा रीजन बनाती हैं। और लेक चिल्का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट वाटर लेक है, जो कि महानदी डेल्टा रीजन में लाई करती है ओडिशा स्टेट में। तो आइए दोस्तों, अब हम इंडियन डेजर्ट के बारे में समझते हैं, जिसे हम थार डेजर्ट भी कहते हैं। थार डेजर्ट इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में, जो कि मेनली राजस्थान स्टेट में लाई करता है। ये पूरा एरिया सूखी मिट्टी और सैंड ड्यून्स से भरा हुआ है। यहाँ पर सालाना सिर्फ 150 बारिश होती है और इसी के कारण यहाँ पर हमें एरिड क्लाइमेट देखने मिलता है और यहाँ पर बहुत ही कम वेजिटेशन कवर आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर आपको सीजनल रिवर्स देखने मिलेंगी, जो कि सिर्फ रेनी सीजन में फ्लो करती है। और यहाँ पर लूनी एकमात्र ऐसी बड़ी नदी है जो कि ये एरिया से फ्लो करती है। पूरे डेजर्ट में आपको क्रिसेंट शेप जैसे सैंड हिल्स, जिन्हें हम बार्चन्स भी कहते हैं, वो आपको देखने मिलेंगे। ये एरिया टूरिस्ट अट्रैक्शंस और कैमल सफारी करने के लिए भी फेमस है। तो दोस्तों, मेनलैंड के फिजिकल फीचर्स जानने के बाद आप ये भी जानते हैं कि इंडिया में हमें ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी देखने मिलते हैं। एक अरेबियन सी में, जिसे हम लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम से जानते हैं, और दूसरा बे ऑफ बंगाल में, जिसे हम अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें, तो ये केरला के
मलाबार कोस्ट से काफी नजदीक लोकेटेड है और ये एक स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जहाँ पर हमें कोरल्स देखने मिलते हैं। इनके अलावा इनका एरिया लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर है और कवारती आइलैंड्स लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर हमें पीटी आइलैंड पर, जो कि एक अनइनहेबिटेड आइलैंड है, यानी कि यहाँ पर कोई नहीं रहता है, वहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी भी देखने मिलती है। साथ ही साथ ये आइलैंड पर हमें बहुत सारे तरह के जानवर और ग्रीन लाइफ देखने मिलती है। और अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करें, जो कि बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, तो ये आपको एक चेन ऑफ आइलैंड्स की तरह दिखेंगे और ये कंपैरेटिवली लक्षद्वीप आइलैंड से काफ़ी ज़्यादा बड़े और काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अंडमान जो कि नॉर्थ में लाई करता है और निकोबार जो कि साउथ पार्ट में लाई करता है। ये आइलैंड्स इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है, क्योंकि यहाँ से हमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एक्सेस मिलता है। यहाँ पर हमें तरह तरह के जानवर, पौधे देखने मिलते हैं और ये आइलैंड इक्वेटर के नज़दीक होने की वजह से यहाँ पर हमें इक्वेटोरियल क्लाइमेट और घने जंगल देखने मिलते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें ये समझ में आता है कि एक कंट्री की ज्योग्राफी वो कंट्री के डेवलपमेंट में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हमारे नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन्स नहीं होते, तो हमें इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां से बनते हुए प्लेन एरियाज नहीं मिलते, जो कि पूरे इंडिया को फूड प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ अगर हमारे पास प्लेट्यू रीजन नहीं होता, तो हमें मिनरल्स नहीं मिलते, जो कि किसी भी कंट्री को इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे पास कोस्टल रीजन नहीं होता, तो हम सारे फिशिंग एक्टिविटीज और पोर्ट्स एस्टैब्लिश करके दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशन नहीं बना सकते। तो दोस्तों, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन इंडिया के डेवलपमेंट के पीछे एक मेजर रोल प्ले करती है और साथ ही साथ इंडिया को एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर भी प्रोवाइड कर सकती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, सो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।